Good morning, students. Today we will discuss chapter 12 of class 8, which is sound. So, this is the second video of this chapter. In this video, we will discuss analysis of sound waves. In our previous video, we already discussed about propagation of sound waves, sound in air, and how is sound produced. So, let's start this video. So far we know that sound is made by vibrations. We also know that there are many different types of sound. Let us now see what makes one sound different from another. If you want to analyze an object like a school bag, for example, what would you do? You would look for its qualities like size, weight, color, and texture, wouldn't you? In the same way, if you want to analyze a sound that you hear, what are the qualities you would look for? You would analyze whether the sound is loud or soft, shrill or gruff, high pitched or low pitched, and so on. So इस पैरा में ये हमें सो फॉर वी नो दैट साउंड इज़ मेड बाय वाइब्रेशंस। जैसा कि हमें पता था ही, हमने पिछले जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं एयर में वो एयर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से होता है। उनमें रेयरफैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, साउंड वेव प्रोपोगेट करती हैं। और जो प्रोसेस जिसकी बाय विच साउंड ट्रेवल्स इन एयर इज़ कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर। प्रोपोगेशन कहलाता है साउंड वेव्स का इन एयर में, एयर के अंदर। To analyze sound further, we have to understand its nature. हमें अगर साउंड को आगे एनालाइज करना है तो हमें उसका नेचर क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ द मीडियम इज इन विच साउंड ट्रेवल्स फॉर्म्स वेव्स अक्रॉस द मीडियम, वेरी सिमिलर टू ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग दैट वाइब्रेट्स व्हेन रिलीज। अब देखिए, हमने पिछले वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब हम बोलते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में। वो डिस्टर्बेंस क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है। जो हमारी वोकल कॉर्ड की मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है उससे क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स में क्या वो पुश करती है एयर मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो कंप्रेस्ड होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, फिर दूर खिसक जाते हैं, उसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक वेवी फॉर्म ले लेता है, एक वेव की तरह नज़र आने लगता है। हालांकि नज़र नहीं आता, ये तो बहुत हम एयर मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, लेकिन क्या होता है, एनवायरनमेंट में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, एक वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनमें एक वेव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वो मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते बढ़ते मॉलिक्यूल्स आगे नहीं बढ़ते, उनका वाइब्रेशन जो है वो एक दूसरे को पुश करते करते, हिट करते करते हमारे कानों तक आता है। और हमें वही क्या होती है, साउंड। हमारे ईयर्स, हमारा ब्रेन उसे कैसे डिटेक्ट करता है, उस डिस्टर्बेंस को, एज ए साउंड। So the first thing is that the compression and rarefaction of the medium in which sound travels forms wave across the medium। तो क्या होता है, compression और rarefaction क्या बनाता है, जो मीडियम है, हम ह्यूमन बींग्स किस मीडियम में सुनते हैं, एयर होता है मीडियम हमारा। तो इसमें क्या होता है, एक वेव का फॉर्मेशन होता है, वेरी सिमिलर टू ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब आप ये नीचे देखिए 12.3 प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स में है। इसके अंदर आप देखिए रेयरफैक्शन और कंप्रेशन दोनों दे रखे हैं। जहाँ पास पास इस स्प्रिंग के जो इस सर्कुलर वो हैं वो मिल रहे हैं, उन्हें कंप्रेशन का है। ऐसा ही हमारे एनवायरनमेंट में होता है। जब एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो यानी वो आगे पीछे होता है। तो एक टाइम, एक पॉइंट ऐसा आता है जब बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, हम उसे कंप्रेशन कहते हैं। आप स्प्रिंग वाले डायग्राम में देख सकते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा होता है जब वो आपस में एक दूसरे को टक्कर देके दूर हो जाते हैं, वही क्या होता है, रेयरफैक्शन होता है। The important distinguishing factors of sound waves are amplitude, frequency, time period and speed। अब ये सब हम आगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे कि what is amplitude, frequency and speed of the sound waves। These are the characteristics of sound waves। ये सब क्या है, sound waves के characteristics हैं। With the help of an activity showing an example of oscillation of a simple pendulum, we will be able to define the characteristics of sound wave। अब हमने पहले एक simple pendulum का क्या लिया था, डायग्राम लिया था हमारे टाइम इन मोशन में, पिछले वाले में। हमारी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। अब हम साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, ये भी हम इसी सिंपल पेंडुलम में जो ऑस्किलेशन होता है, जो बॉब
और स्प्रिंग के थ्रू उससे हम समझेंगे. ऑल्दो ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट प्रोड्यूस साउंड वेव्स दैट वी कैन हियर, वी कैन ऑब्जर्व द ऑस्किलेशंस एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स इन्वॉल्व. अब देखो सिंपल पेंडुलम कोई साउंड वेव तो क्रिएट करता नहीं. हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में देखा था, हम पेंडुलम लेते हैं, बॉब लेते हैं, एक हैवी मास ऑब्जेक्ट, उसे एक स्ट्रिंग से बांध के लटका देते हैं, फिर उसे स्विंग कराते हैं. हमने ये ऐसा डायग्राम क्यों हमने एक्टिविटी की थी, ताकि हम ऑस्किलेशन को समझ सकें, ठीक है, पीरियोडिक मोशन को समझ सकें, यूनिफॉर्म मोशन को समझ सकें. तो अब क्या है, हमने जो यहाँ रेयरफैक्शन और कंप्रेशन जो हमने पढ़ा है, अब हम ये सिंपल पेंडुलम के ऑस्किलेशन समझेंगे कि एक जो एनवायरनमेंट के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन होता है वो कैसे होता है. ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता था, हमने उसे स्विंग कराया बॉब को, तो वो अपनी मीन जिस पोजीशन पे था वो उसके आगे जाता है, फिर दोबारा पीछे आने के वो दोबारा क्या होता है, अपनी जगह पर आ जाता है. तो वाइब्रेशन में भी यही होता है. जब एक एयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें हिट किया जाता है या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर दोबारा पीछे आने के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं. ये क्या कहलाता है, साउंड वेव्स में जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है, उनका ऑस्किलेशन कहलाता है. एक्टिविटी टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स. अब हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, जो हमने साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इन्हें समझेंगे. मटेरियल्स नीडेड, स्ट्रिंग, स्मॉल स्टोन, ए 12-inch रूलर एंड ए फ्यू ऑफ योर स्कूल बुक्स. अब आप ये जो सारा सामान है आपको आराम से हमारे घर पे, स्कूल में, कहीं पे भी मिल सकता है. इसमें कोई अलग से कोई सामान की ज़रूरत नहीं है. एक स्ट्रिंग ले लेंगे बांधने के लिए, एक धागा ले लेंगे, स्मॉल एक छोटा सा पत्थर ले लेंगे, हमारे पास रूलर्स, स्केल्स वगैरह होते ही हैं, वो ले लेंगे, और स्कूल बुक्स ले लेंगे. ये स्कूल बुक्स और रूलर से हम पहले भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुके हैं. मेथड, प्लेस द रूलर एट द एज ऑफ द टेबल विद ए फ्यू इंचेस jutting out from the edge of the table. On the other end of the ruler, to keep it in place a few books. अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले प्रीवियस क्लास में ऑस्किलेशन वाला डायग्राम हमने एक्टिविटी मैनेज की थी, पूरी सेटअप करा था, वैसे ही सेटअप करना है. एक आपको आपके घरों में टेबल्स तो होंगी, स्कूल में टेबल्स होती हैं. हम क्या करेंगे, पहले एक रूलर को टेबल पे रखकर आधा रूलर हम लोग टेबल से बाहर निकालेंगे, और उस पर क्या करेंगे, एक धागे से एक पत्थर को, स्ट्रिंग से पत्थर को बांध देंगे, ताकि वो रूलर गिर नहीं जाए. इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे से उसके ऊपर बुक्स रख देंगे ताकि वो गिरे नहीं पत्थर की वजन से. ठीक है. टाई द स्टोन बॉब टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड टाई द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द एज ऑफ द रूलर jutting out of the table. Make sure that the stone and string are free to swing. हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमने स्टोन बांधा है स्ट्रिंग से वो फ्री रहे. Now observe that when you pull the stone to one side and allow it to swing, it oscillates back and forth for some time before coming to a stop. ठीक है. अब हमें क्या करना है, उसको पुल करना है, यानी धक्का देना है उसको, और उसको स्विंग कराना है. ठीक है, झुलाना है. तो क्या होगा, यही क्या कहलाता है, ऑस्किलेशन कहलाता है. आप देखिए, ये एक्टिविटी दे रखी है, बुक्स दे रखी है, नीचे एक स्टोन बना हुआ है, इसमें क्या करा हमने, इसको स्विंग कराया. अब बीच में लिखा हुआ है मीन पोजीशन. मीन का मतलब होता है एक्चुअल पोजीशन जिस पर वो था. ठीक है. फिर हमने उसको क्या करा, स्विंग कराया. तो जो हमने जितना भी फोर्स उस पर अप्लाई करा, उसे धक्का दिया, तो वो उस फोर्स से जितनी दूर जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी वो बी तक आया. ठीक है. फिर वो दोबारा क्या हुआ, पीछे की तरफ भी आया, सी तक. तो फिर वो जितनी हद तक पीछे जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सी लिख देंगे, और वही उसकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी. ठीक है. Discussion and conclusion. The position at which the swinging stone comes to a stop is called the mean position. ठीक है. We know that a small weight that is suspended from a fixed point and allowed to swing freely under the influence of gravity is called pendulum. हम ये जानते हैं कि पेंडुलम क्या होता है. पेंडुलम एक छोटा सा वेट होता है. ठीक है. जो कि क्या होता है, फ्रीली स्विंग कर, हम लोग उसको ऐसे सेट करते हैं कि वो क्या कर सके, फ्रीली स्विंग कर सके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में. दिस अरेंजमेंट ऑफ ए स्मॉल स्टोन कॉल्ड द बॉब हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री टू मूव एट द अदर वर्क्स लाइक ए पेंडुलम. अब हमने जो ये सेटअप करा है, स्टोन जो हमने स्ट्रिंग से बांधा है, रूलर में रखा है, ये बिल्कुल पेंडुलम जैसा वर्क कर रहा है, जिससे हमने यूनिफॉर्म मोशन और पीरियोडिक मोशन में हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पेंडुलम का हमने एक्टिविटी की थी, ये बिल्कुल ऐसा ही वर्क कर रहा है. तो हमने इससे क्या देखा, वाइब्रेशन देखा. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाना, ए से बी की तरफ, फिर दोबारा बी से ए पे आन के ए से सी पे जाना, फिर आन के मीन पोजीशन पे रुक जाना. यही क्या कहलाता है, एक पूरा ऑस्किलेशन कहलाता है. और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें साउंड प्रोपोगेट करती है, ये भी क्या करते हैं, ऑस्किलेशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. एन ऑस्किलेटिंग पेंडुलम डज नॉट प्रोड्यूस साउंड बट इट इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स.
अब हालांकि जो ऑस्किलेटिंग पेंडुलम है वो साउंड तो क्रिएट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये क्या हुआ, एक अच्छा एग्जांपल है जिससे हम क्या कर सकें, साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकें। विद रेफरेंस टू द अबव एक्टिविटी वी कैन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखिए हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ये क्या हैं। एम्पलीट्यूड, व्हेन वी पुल द स्टोन इन आवर पेंडुलम और टू वन साइड एंड लीव इट, जब हम क्या करते हैं एक पेंडुलम को जो या एक तरफ से उसको पुल करते हैं, ठीक है, एक तरफ से अपन क्या करते हैं, खींचते हैं उसे अपनी तरफ। इट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन, हमने पढ़ ही लिया ऊपर मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, वो क्या करता है, स्विंग करता है, आगे जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वो दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आने के दोबारा सी की तरफ जाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन। अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही है, अपनी दोबारा अपनी जो एक्चुअल पोजीशन पर आप जहाँ हैं आप उसे चेंज कर लें और दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएं, वो एक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग एन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहलाता है, क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक ऑस्किलेशन के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपनी एक्चुअल पोजीशन पर से, वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब 1 सेकेंड के अंदर कितना ऑस्किलेशन करा, यानी अपनी मेन पोजीशन पे से जाके वो एक्सट्रीम पर आया बी पर, फिर ए पर आन के सी पे गया, फिर दोबारा ए पर आ गया, तो 1 सेकेंड में कितनी बार उसने अपनी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट किया, चेंज करी, यही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, और एसआई यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की है वो है हर्ट्ज, रिप्रेजेंटेड एट जेड। 1 हर्ट्ज इज़ 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। अब 1 हर्ट्ज क्या है, एक ऑस्किलेशन पर सेकेंड। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट्स 10 टाइम्स इन 1 सेकेंड इट इज़ सेड टू हैव ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। लेकिन अगर देखिए आप कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, यानी वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम करा उसने ऑस्किलेशन, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, टू हैव ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज की, ठीक है। एंड व्हाट इज़ 1 हर्ट्ज, 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। एंड अगर 10 टाइम्स करेंगे तो 10 फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, 10 हर्ट्ज। We can compare the back and forth movement of the pendulum to get a rough idea of how the air molecules oscillate back and forth due to a sound wave, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पेंडुलम हमने जो ऊपर स्टोन लिया, ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, हम कैसे समझ सकते हैं साउंड वेव का प्रोपोगेशन इन एयर मीडियम, कि एयर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो भी ऐसे ही ऑस्किलेट करते हैं, जैसे बॉब, पेंडुलम का बॉब, या जो हमने ऊपर अभी एक्टिविटी की है जिसमें हमने एक स्टोन लिया था, जैसे वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है, वैसे ही क्या करता है एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऑस्किलेट करते हैं एनवायरनमेंट में। व्हेन द साउंड इज़ लाउड द ऑस्किलेशन इज़ प्रोड्यूसेस रिजल्ट इन ए वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड। जब क्या हो, साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो, तो जो ऑस्किलेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही लार्ज एम्पलीट्यूड का होगा, उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा। सॉफ्ट एंड फीबल साउंड्स हैव लोअर एम्पलीट्यूड्स। अब देखिए जो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट स्मूथ साउंड्स होती हैं, उनमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम होगा, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड क्या हमें सुनाई में देगी, लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड, ठीक है। ए श्रिल और हाई पिच साउंड करेस्पॉन्ड्स टू ए हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। अब देखिए किसी किसी की आवाज़ बहुत बारीक होती है, बहुत तीखी सी आवाज़ होती है, पतली सी, तो उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड वर्क नहीं करता। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो आवाज़ बहुत लाउड होगी, कम होगा तो बहुत सॉफ्ट आवाज़ होगी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की बहुत बारीक आवाज़ होती है, बहुत श्रिल वॉइस होती है, वो फ्रिक्वेंसी मैटर करती है यहाँ पे। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाई होगी उतनी ज़्यादा जो वॉइस है वो क्या होगी, श्रिल होगी। और व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी, 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड, ठीक है ना। क्या होता है, एक नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, जितने भी ऑस्किलेशन कर रहा है हो रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, वही फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ऑस्किलेशन होंगे 1 सेकेंड के अंदर उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा श्रिल वॉइस होगी। फॉर एग्जाम्पल ए मैंस वॉइस हैज़ ए लोअर पिच एज़ कम्पेयर टू ए वुमेंस वॉइस। अब देखिए, और जो वुमेन की वॉइस होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, वो कितनी होती है, श्रिल वॉइस होती है, बहुत पतली आवाज़ होती है। तो क्यों होती है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मैंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन हैव श्रिलर वॉइसेस देन एडल्ट्स, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी और भी ज़्यादा पतली बारीक आवाज़ होती है, श्रिलर वॉइस होती है एडल्ट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी भी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दस वी कैन समराइज दैट एम्पलीट्यूड
of a sound vibration determines the loudness of the sound and the frequency of the vibration determines its pitch. ठीक है, तो अब हमने समझा कि जो एम्पलीट्यूड होता है एक साउंड का वो तो लाउडनेस डिटरमाइन करता है. लाउडनेस किस पर डिटरमाइन करती है? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन. वेयर इज जो पिच होता है, जो श्रिलिंग वॉइस होती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिटरमाइन होती है. ठीक है, ए वाइब्रेशन ऑफ ए लार्जर एम्पलीट्यूड विल प्रोड्यूस ए लाउडर साउंड एंड ए लार्जर फ्रीक्वेंसी विल प्रोड्यूस ए हाई पिच. ठीक है, अगर जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है एनवायरनमेंट में, अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो लाउडर साउंड क्रिएट करेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड ज़्यादा होंगे, तो क्या होगी? साउंड जो होगी उसकी पिच बहुत ज़्यादा होगी, यानी वो श्रिलर वॉइस की होगी. टाइम पीरियड ऑफ एन ऑस्किलेशन इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन. ठीक है, अब देखिए हमने फ्रिक्वेंसी में पढ़ा था एक ऑस्किलेशन यानी एयर मॉलिक्यूल का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. ठीक है, तो अब इसको होने में जितना भी टाइम लगेगा वही क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा एक ऑस्किलेशन का. इन अवर एक्टिविटी ऑफ द पेंडुलम इट इज़ द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू गो फ्रॉम बी थ्रू ए एंड सी. ठीक है, अब क्या हुआ था, हमने जो एक्टिविटी ऊपर की थी, कितना हमने मीन पोजीशन से आगे स्विंग कराया था स्टोन को, तो वो एक्सट्रीम बी पे गया, फिर सी पर आया, तो इसमें जितना भी टाइम लगा वही क्या कहलाएगा? टाइम टेकन लगाएगा एक पेंडुलम का. थ्रू ए in the opposite direction and back to B. Since the time period is a measure of time in units is second. Its units is second. और क्या है टाइम पीरियड? क्या है? मेजरमेंट ऑफ टाइम है, यानी कितना ऑस्किलेशन कितनी देर में हुआ, यही क्या है? टाइम पीरियड है फ्रिक्वेंसी उसका वेव का, और इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड है. स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज. अब मीडियम वर्ड तो देखो सिंगुलर वर्ड है और मीडिया इज ए प्लूरल वर्ड, तो देखो अलग अलग मीडियम्स होते हैं. सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी करती है, गैसेज में भी करती है. तो इसमें क्या होती है? इन तीनों में ही जो साउंड की स्पीड होती है ट्रैवलिंग की वो अलग अलग होती है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. अगर कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, तो वहाँ अगर कोई बात करेगा, बोलेगा, तो जो साउंड की जो स्पीड होगी वो 330 मीटर पर सेकेंड होगी. ये एक एवरेज दे रखा है यहाँ पे कि अगर कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ की जो साउंड की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 330 मीटर पर सेकेंड. साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, स्लोअर इन लिक्विड्स एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस. देखिए अभी यहाँ एक लाइन आई है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो सबसे फास्ट ट्रैवल करती हैं वो किस में करती हैं? सॉलिड में करती हैं, और उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में. लेकिन हमें तो अगर हमारे आपने देखा होगा कि हम लोग सॉलिड वाली जो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं हम उसे सुन नहीं सकते. हमें अगर जैसे कमरे में अगर हमें किसी के अंदर कोई बात सुननी है तो हम क्या करते हैं? हमारा जो ईयर है हम उसे अपने वॉल के पास लेकर आते हैं, दीवार के पास लाते हैं, उससे लगाते हैं, तब हमें थोड़ी थोड़ी साउंड आवाज़ होती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मीडियम है, जो हमारे ईयर जो वो अडेप्ट हुए हैं सुनने के लिए, वो गैसेस मीडियम में हुए हैं, लिक्विड और सॉलिड में नहीं. इसलिए आपने देखा होगा स्कूबा डाइवर्स, आपने फिल्म्स में इनमें जब वो अंडर वाटर डाइविंग करते हैं तो वहाँ पर वो जो भी कुछ बात करते हैं तो वो इशारों से बात करते हैं. क्योंकि क्या है, जो हमारा ब्रेन है वो गैसेस के मीडियम में बना है, जो हमारे ईयर्स हैं वो मॉडिफाई हुए हैं कि हम गैसेस वाले मीडियम में साउंड को हियर कर सकें, सुन सकें. क्योंकि क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उसमें एयर मॉलिक्यूल्स होती हैं. एयर मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारे कान के अंदर तक जा रहे हैं और हमारे ईयर ड्रम को क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है. लेकिन सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता. सॉलिड हमारे कान के अंदर नहीं जा सकता, ना ही लिक्विड जा सकता. इस वजह से हम लिक्विड में और सॉलिड में क्या होते हैं? सही से सुन नहीं सकते एज़ कम्पेयर टू गैसेस. Numerical example for calculating frequency. A membrane oscillates 100 times in a second. What is its frequency? देखो अब एक न्यूमेरिकल आया है यहाँ पे. ए मेम्ब्रेन ऑस्किलेट्स, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितना ऑस्किलेशन हो रहा है? 100 ऑस्किलेशन, 100 बार वाइब्रेट हो रही है. तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? वी नो दैट फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड. हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जितने परफॉर्म हुए वही उसकी फ्रिक्वेंसी होती है. The given membrane oscillates 100 times in a 1 second, therefore its frequency is 100 Hz. फ्रिक्वेंसी की जगह हम हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी SI यूनिट है. तो क्या है, अब जो गिवन मेम्ब्रेन है वो कितनी बार ऑस्किलेट कर रही है? 100 टाइम्स कर रही है 1 सेकेंड के अंदर. तो यही क्या हो जाएगी? उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड, और वी कैन ऑल्सो से दैट 100 Hz. Numerical example for calculating time period. A body oscillates 5 times in a second. What is its time period? अब देखो क्या हुआ,
1 सेकंड के अंदर 5 बार क्या हुआ, ऑस्किलेशन हुआ, ठीक है। तो हमें उसका टाइम निकालना है। सॉल्यूशन, इफ़ द बॉडी ऑस्किलेट्स 5 टाइम्स इन अ सेकंड, इट टेक्स 1/5 सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, देयरफॉर द टाइम पीरियड इज़ 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। देखो यहाँ कोई टाइम नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ उसने कहा है कि 5 टाइम्स इन ए सेकेंड, तो ए सेकेंड की जगह हम 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आया है, 1 नंबर आया है, 1/5। तो कितना टाइम लगा उसको 5 ऑस्किलेशन करने में, 1/5 सेकेंड्स का टाइम लगा। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, ऑडिबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। ऑडिबल का ये जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है, आपकी कैपेबिलिटी, सुनने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऑडिबल। वी एज ह्यूमन्स कैन नॉट हियर्स ऑल द साउंड्स अराउंड अस, देखो हम एज ए ह्यूमन के सारी आवाज़ नहीं सुन सकते। इनऑडिबल साउंड्स आर साउंड्स दैट कैन नॉट बी हर्ड बाय अस। अब ये इनऑडिबल जो वर्ड आया है वो क्या है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, वो साउंड्स, ऐसे साउंड्स जो ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते, वही इनऑडिबल साउंड्स कहलाती हैं। वी कैन ओनली हियर साउंड्स दैट आर लाउड इनफ, ठीक है ना। सम पीपल कैन पिक अप वेरी फेंट सॉफ्ट साउंड्स बट दे टू हैव देयर लिमिटेशंस, ठीक है। हम क्या होती हैं जो लाउड इतनी हो कि हम उन्हें सुन सकें, वी कैन ओनली हियर साउंड्स दैट आर लाउड इनफ, जो कि थोड़ी ज़्यादा हो, लाउड हो। कुछ जो लोग होते हैं उनकी साउंड क्या होती है, फेंट होती है, बहुत दबी हुई होती है। कुछ की बहुत सॉफ्ट साउंड होती है, लेकिन उनकी भी क्या होती हैं, अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। अब देखिए डिड यू नो में देखिए, एलिफेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर इन ए वेरी लो फ्रिक्वेंसी मोस्ट ऑफ विच वी कैन नॉट हियर। जो एलिफेंट्स आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है, यानी नंबर ऑफ ऑस्किलेशन बहुत कम होते हैं, फ्रिक्वेंसी बहुत कम। इसलिए क्या होती है, ज़्यादातर हम जो एलिफेंट्स की वॉइसेस हैं वो नहीं सुन सकते जब तक कि वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड क्रिएट ना करें। Also, we can only hear sounds in a certain frequency range, on the average of from 20 hertz to 20,000 hertz. अब देखिए ये जो 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स आया है, ये ह्यूमन बींग्स की लिमिटेशन आई है, एवरेज आया है कि हम कहाँ से कहाँ तक की साउंड सुन सकते हैं। तो जो 20 हर्ट्स हो, यानी 20 ऑस्किलेशन पर सेकेंड हो, से 20,000 हर्ट्स हो, तो हम इतने ही रेंज तक की साउंड क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यही हमारी क्या है, ऑडिबल रेंज है सुनने की। मोस्ट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्स। अब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 20 हर्ट्स से कम की साउंड नहीं सुन सकते, एंड हायर देन 20,000 हर्ट्स। ये अगर 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की साउंड है तो वो भी क्या है, सुनना, वी कैन नॉट हियर, ठीक है। वाइल मैनी एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स हैव ए मच बेटर सेंस ऑफ हियरिंग देन अस। अब डॉग्स और कैट्स में क्या होती है, हमसे ज़्यादा सुनने की क्षमता, जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो हमसे बेटर होता है। साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखिए यहाँ एक टर्म आया अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये किसके लिए आया है, तो जितनी भी साउंड वेव्स हैं या साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी हैं जो 20,000 से ज़्यादा हैं, वो क्या कहलाएंगी, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहलाएंगी। एंड दोज बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। अब इंफ्रासोनिक्स क्या कहलाएंगी, जो 20 हर्ट्स से कम की हों। 20,000 से ज़्यादा की तो अल्ट्रासोनिक कहलाएंगी, और 20 हर्ट्स से कम की इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहलाएंगी। हाउ वी हेयर साउंड्स, हम साउंड कैसे सुनते हैं। साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड अराउंड अस ट्रैवल थ्रू एयर एंड रीच आवर ईयर्स, ठीक है। मैंने पहले भी समझाया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो एयर में प्रोपोगेट करती हैं, और वही जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को वाइब्रेट करते करते एक वेव फॉर्म में हमारे कान तक क्या होते हैं, वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स खुद हमारे कानों तक नहीं आते हैं, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, बस वो अपनी जगह से क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, जो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हिट करते हैं। तो जिसकी वजह से हिटिंग का जो पर्पज़ है वो आगे बढ़ते बढ़ते एक वेव का फॉर्म ले लेता है, वही हमारे कानों तक पहुंचता है। आवर ईयर्स रिसीव द साउंड, कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन टू आवर ब्रेन विच मेक्स अस हेयर द साउंड, ठीक है ना। क्या होता है, तो यही जो वाइब्रेशन हमारे कान तक आया, ये हमारे ईयर ड्रम पर स्ट्राइक करता है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे कान के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं, हमारे ब्रेन तक ट्रैवल करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या है, जो इंटेंसिटी है वाइब्रेशन की, वही क्या करता है, ब्रेन उसी इंटेंसिटी से साउंड को प्रेडिक्ट करता है, और जो हमें, जिससे हम क्या समझते हैं कि हमने क्या है, साउंड सुनी, आवाज़ सुनी, वही क्या होती है, साउंड, विच मेक्स अस हियर द साउंड। ये क्या है, आपकी साउंड वेव्स हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा ऑडिबल एंड ऑडिबल साउंड हो गया, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हो गए। व्हाट इज़ ऑडिबल साउंड, जिसे हम सुन सकें, ठीक है, 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स। और इनऑडिबल साउंड्स क्या है, जिसे हम नहीं सुन सकते ह्यूमन बींग्स। तो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक दोनों ही ऐसे साउंड वेव्स होते हैं जिन्हें ह्यूमन बींग नहीं सुन सकते। थैंक यू।